हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। कुछ गैर मामूली वाकयात इंसान की याददाश्त पर बड़ा गहरा असर छोड़ते हैं। सालों गुजर जाने के बाद भी वो तमाम वाकयात इसी तरह याददाश्त में महफूज होते हैं। अपनी बीवी के सेहत के हवाले से काफी परेशानी में था मैं। अल्लाह से सब खैर की दुआएं करता रहता था। बीवी को दवा वगैरह देकर मैं ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में था जब मेरी सेक्रेटरी ने आकर मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज के दिन मुझे ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। ये सब तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। ये दिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। मेरी कामयाबी के लिए अहम तरीन दिन था। मैं एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने जा रहा था। काफी माह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अब कहीं जाकर कामयाबी मिलने वाली थी। और ऐसे मौके पर जो खबर मुझे मिली थी उसने वाकई ही मेरे कदमों तले से जमीन खींच दी थी। मैं हक्का बक्का खड़ा इस खबर पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। इतनी मेहनत के बावजूद ना चाहते हुए भी मैंने मीटिंग को कैंसिल किया और आने वाले लोगों से माजरत करते हुए अपना जरूरी सामान समेटकर दफ्तर से निकल पड़ा। बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए मैं घर पहुंचा था। इतनी परेशान कुन खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था और ये देखकर मुझे सुकून का एहसास हुआ था कि मेरी बीवी अभी तक इस खबर से वाकिफ नहीं थी। उसे फिलहाल इस खबर से कोई आगाही नहीं थी और यही बात अच्छी हुई थी कि अभी तक वो इस खबर से अनजान ही थी। मैंने जल्दी से उसका फोन लिया और हस्बे तवक्को उस पर ढेर सारी मिस्ड कॉल्स मौजूद थी। यकीनन उसका ध्यान फोन की तरफ नहीं गया था और यही बेहतर था। मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो बावर्ची खाने में थी। वहां से निकली तो मुझे देखकर हैरान हुई। मामूल के बरक्स मुझे इस वक्त घर देखकर वो हैरतजदा हुई थी। कहने लगी, आप इस वक्त घर पर क्या कर रहे हैं? आपकी तो आज बहुत अहम मीटिंग थी ना? तो खैरियत है सब? इस वक्त घर पर क्या काम? मैंने अपने चेहरे के तासुरात पर कंट्रोल किया, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और उसे कहा, फजीलत जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चित्राल के लिए निकलना है फौरन। ये सुनकर मेरी बीवी हैरान हो गई। उसे मेरी बात की कुछ समझ ना आई। कहने लगी, खैरियत तो है, इतनी दूर अचानक से हमें क्यों जाना है? क्या वजह है? और आप जानते तो हैं मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं इतना लंबा सफर कर सकूं। फिर भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इतने लंबे सफर पर मैं इस हाल में कैसे जा सकती हूँ? मैंने फजीलत से कहा, फिक्र ना करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आराम से ड्राइव करूंगा। रास्ते में हम एक दो जगह रुक भी जाएंगे। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दूंगा। लेकिन इस वक्त हमारा निकलना बहुत जरूरी है। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जरूरी सामान वगैरह साथ रख लो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। उसके चेहरे पर खुशी के आसार भी थे। उसे कोई एतराज भी कैसे हो सकता था? आखिर को चित्राल में उसका मैका था। वहां जाना उसकी खुशी की बायस बनता था। वो तो हमेशा वहां जाने के लिए खुशी का ही इजहार किया करती थी। लेकिन वहां जो खबर उसकी मुंतजिर थी वो दिल दहला देने वाली थी। उसकी सारी खुशी मलिया मेट होने वाली थी। उसकी जिंदगी में दुख का नया बाब खुलने वाला था जिससे वो अभी तक अनजान थी। उसके सामने तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गया था। समझ नहीं आ रहा था ऐसी हालत में अपनी बीवी को लेकर इतना लंबा सफर कैसे तय करूंगा और फिर वहां जाने के बाद क्या होगा। वहां जाकर जिस सूरत हाल का सामना उसे करना है वो किसी तौर पर भी उसे नॉर्मल ना रहने देती। मेरी बीवी ये खबर सुनने के बाद शायद ठह जाती, शायद होश से ही बेगाना हो जाती कि उसकी अम्मा अब्बा से हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। उनका साया शफकत उनकी औलाद पर से उठ गया था। हमल के 7वें महीने में ये खबर उस पर एक क्यामत की तरह टूटनी थी और मेरे पहले बच्चे की जिंदगी को भी खतरा हो सकता था। इस सब में मुझे अपने पहले बच्चे की परेशानी लगी थी। बस यही बातें मुझे परेशान कर रही थी और यही वजह थी कि मैंने सबसे पहले उसका मोबाइल फोन बंद किया था ताकि जितनी देर से उसे इस खबर से वाकिफ हो इतना ही अच्छा था उसके लिए। फजीलत कमरे में आई तो मुझे इस तरह बैठा देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, यावर सच बताएं, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? आपने अचानक से इस तरह से घर जाने की बात की है, जबकि आज तो आपकी बहुत अहम मीटिंग भी थी। इसे अब दोबारा से ये बात याद आ गई थी कि आज मैं बहुत अहम मीटिंग का कहकर घर से निकला था। मैंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और झूठ कहा कि मेरी मीटिंग कामयाब हो गई है और जल्द ही तमाम मामला तय पा गए। इसीलिए तो तुम्हें तुम्हारे मेके लेकर जा रहा हूँ। सबके साथ मिलकर अपनी खुशी बांटेंगे। हमारी इस खुशी में इन सबको भी शरीक करेंगे तो खुशी मजीद दोबाला हो जाएगी। ये सुन के उसे तसल्ली हो गई और उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। मेरी बात की तायीद करती वो जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। कुछ ही देर में उसने अपना और मेरा छोटा सा बैग तैयार कर लिया था। निकलने से पहले वो यहाँ वहां अपना फोन देखने लगी जिसे मैं बंद कर चुका था।
मैंने कहा अब इतना वक्त नहीं है कि तुम 1 घंटा यहीं लगा दो, रहने दो। वो कहने लगी पता नहीं मेरा मोबाइल फोन कहाँ चला गया है, यही मेज पर ही तो रखा था मैंने। उसे उसका फोन दिखाया और कहा चार्जिंग ही नहीं थी, बंद हो गया है। अभी मेरी नजर पड़ी, मैं चार्जिंग पर लगाने ही जा रहा था, लेकिन देर हो रही है, अब वहां जाकर चार्ज कर लेना। अब रहने दो यहाँ चार्ज करने को। फजीलत का बंद फोन भी मैंने अपनी जेब में ही डाल लिया और हम घर को ताला लगाकर निकल पड़े। मेरे दिल में इस कदर बेचैनी थी कि बयान से बाहर थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह खबर किस तरह छुपाऊंगा, कितनी देर उससे ये बात छुपा कर रख सकता था, और जब बताऊंगा तो क्या होगा, कैसा रद्द अमल होगा। मेरी बीवी इस खबर को किस तरह सह पाएगी। माँ बाप की जुदाई से बड़ा दुख इंसान को क्या मिल सकता है। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद हम रास्ते में रुके, क्योंकि फजीलत को भूख लग रही थी। हमल के 7वें महीने में एक ही सीट पर इस तरह इतनी देर बैठे रहना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। काफी मुश्किल से वो सफर तय कर रही थी। इसीलिए जब उसने खाना खाने की बात की तो मैंने खुद ही गाड़ी एक होटल पर रोक दी, ताकि वो कुछ देर आराम से बैठ जाए और खाना भी खा ले। वहां जाकर तो उसकी भूख प्यास सब कुछ मिटने वाली थी। शायद वो अपनी जात तक का होश भुला देती। छोटा सा होटल था, बाहर चारपाइयां लगी हुई थी। मैंने फजीलत को एक चारपाई पर बिठाया और वॉशरूम जाने के लिए अपना सामान फजीलत के पास छोड़ रखवा दिया। रात होने में बस कुछ ही वक्त रह गया था और मैं जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। मेरे पास वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं था। फजीलत के भाई ने फोन पर कहा था कि वो जल्दी तदफीन चाहते हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा का इंतकाल एक हादसे में हुआ था और उनकी डेड बॉडी की हालत काफी खराब थी। जितनी जल्दी मुमकिन था वो तदफीन कर देना चाहते थे। मैं फ्रेश होकर वापस लौटा तो फजीलत का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो उदास और बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी। मैं उसके करीब गया, उसे बुलाया। हिलाकर देखा तो वो एकदम रोते हुए मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, यावर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे क्यों ना बताया कि मेरे अम्मा अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर मैं एकदम सकते में आ गया कि फजीलत को ये खबर कैसे मिली। मैंने तो उसे बताया तक नहीं था अभी, और फिर मैंने अपना सर पकड़ लिया। इतनी लंबी ड्राइव ने मुझे इतना थका दिया था कि मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैं अपना फोन फजीलत के पास छोड़ गया हूँ। शायद उसके घर से किसी का फोन आया था और उस पर हकीकत आश्कार हो गई थी और वो सब सच जान गई थी। वही हुआ जिस बात का डर था। रोते रोते वो मेरी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। ऐसी हालत में उसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसकी हालत अब काफी खराब हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में डाला और उसी होटल वालों से पूछा कि आसपास कोई अस्पताल है क्या, क्योंकि इसे भी किसी तौर पर होश नहीं आ रहा था। इसी बात का मुझे डर लगा हुआ था। होटल वालों ने कहा कि यहाँ बड़ा अस्पताल तो कोई भी नहीं है, अलबत्ता करीब में ही एक छोटा सा अस्पताल है, वहाँ लेडी डॉक्टर मौजूद होती हैं। मैं अपनी बीवी को वहाँ लेकर जा सकता हूँ, वहाँ जाकर इलाज मुमकिन हो सकता है। मैं परेशानी की हालत में अपनी बीवी को फौरन उस बताए हुए पते पर लेकर पहुंचा था। वो एक छोटा सा अस्पताल था। एक लेडी डॉक्टर और उसके साथ एक नर्स मौजूद थी। नर्स को देखकर एक लम्हे के लिए मैं चौंका था। मैंने इतनी खूबसूरती आज तक नहीं देखी थी। अलग ही नूर सा था उसके चेहरे पर। उस नर्स का चेहरा कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था। अगर कोई और वक्त होता तो शायद मैं बहुत गौर से नर्स को देखता और ये पूछता कि वो कहाँ से ताल्लुक रखती है। लेकिन इस वक्त हालात और मामलात सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैं अपनी बीवी को बगैर बताए उसके घर ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही ये खबर उस पर क़यामत बनकर टूट पड़ी थी और अब फजीलत को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मेरी बीवी को अभी तक होश ना आया था। हम जिस रास्ते में थे वहां ना ही कोई बड़ा अस्पताल था और ना ही ज्यादा सहूलत। मैं अगर वापस जाता तो भी मुझे इतना ही वक्त लगता जितना चित्राल पहुंचने में लगता। इसलिए बेहतर था कि मैं अपनी बीवी को वक्ती तौर पर किसी डॉक्टर को दिखाकर अपना बाकी का सफर मुकम्मल करता। जैसे ही मैंने फजीलत को स्ट्रेचर पर लेटाया, डॉक्टर और नर्स दोनों ही चली आईं। फजीलत की हालत देखकर डॉक्टर ने परेशानी का इजहार किया और कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत तो बहुत खराब है, इसे नॉर्मल होने में काफी वक्त लगेगा। 7वें महीने में उन्होंने इस कदर टेंशन ली है कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। ऐसे में बच्चे की जान को बहुत खतरा है। इतना हाई ब्लड प्रेशर आपकी बीवी की सेहत पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। इस बच्चे में मेरी जान थी। शादी के कई साल बाद तो मेरी बीवी ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी और अब मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। इतने सालों बाद खुशी की खबर मिली थी। अब एक बार फिर से बेऔलाद नहीं रहना चाहता था। डॉक्टर ने फजीलत का चेकअप किया और फिर कहने लगी कि आपकी बीवी को लेबर पेन शुरू हो गए हैं। आज की रात बहुत मुश्किल है, सुबह तक की इनकी डिलीवरी हो जाएगी। वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश का अमल होना बहुत सी मुश्किलात साथ लाता है। हो सकता है कि आपका बच्चा प्री मेच्योर हो और इसके अंदर किसी भी तरह की कमी हो और मसला हो, लेकिन ये कुदरती अमल है और हम इस मसले में कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी बीवी को आज रात ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि सुबह तक आपका बच्चा
खैरियत से आपकी गोद में आ जाए। डॉक्टर की बातों ने मेरी जान ही निकाल दी थी। 7वें महीने में बच्चे की पैदाइश का सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और फिर इससे भी ज़्यादा मुश्किल की बात ये थी कि मैं अपने घर से बहुत दूर था। मैंने सोचा भी नहीं था कि रास्ते में इस तरह के हालात हो जाएंगे। मैं मुकम्मल तौर पर एहतियात ना कर सका था। इस खबर को अपनी बीवी फजीलत से ज़्यादा देर छुपा ना सका था। यहाँ से फजीलत के मैके तक पहुँचने में भी 5-6 घंटे थे और फिर वो मैयत वाला घर था। मैं वहाँ किसको परेशान करता और किसके माँ बाप को, तो दोनों ही गुजर गए थे। भाभियाँ पहले ही उससे पूछती तक नहीं थी। फिर मैं वहाँ किसको फ़ोन करता, और रही बात मेरे घर वालों की, तो मेरे भी सब बहनें शादीशुदा अपने अपने घरों की थी। यहाँ इतनी दूर मैं किसको बुला सकता था? कौन इस वक्त मेरी हिम्मत बनता, मेरी मदद के लिए आता? समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। फिर मैंने परेशानी में ही फजीलत के भाइयों को इस बारे में इत्तला दी। वो बेचारे और भी परेशान हो गए, कहने लगे कि तदफीन के लिए ज्यादा रुक नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो सुबह तक हमारा इंतजार करेंगे। अगर फजीलत की तबीयत बेहतर हो गई तो हम पहुंच जाएंगे, वरना वो आखिरी दीदार से महरूम हो जाएगी। डेड बॉडी से खून का बहुत ज़िया हो चुका है। हालत ऐसी नहीं है कि ज़्यादा देर रखा जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा अज़ियत में था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी अपने माँ-बाप के आखिरी दीदार से महरूम हो जाए और सारी ज़िंदगी एक कसक उसके दिल में रहे। वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत ऐसी थी कि वो खुद ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रही थी। मैंने अपनी बड़ी आपा को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि इतनी रात को तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि शहर से बाहर का सफ़र है। वो सुबह घर से निकलेंगी और जल्दी मुझ तक पहुंच जाएंगी। मैं उनकी मजबूरियों को समझ सकता था। ससुराल वाली थी, बहुत से मामलात देखना पड़ते थे। इसीलिए मैंने कह दिया कि ठीक है, आप फिक्र ही ना करें, मैं खुद सब कुछ देख लूंगा। लेकिन सोच में ये रहा था कि सच तो यही है कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। ये कैसी मुश्किल सूरत हाल में पड़ गया था मैं। अगर फजीलत की हालत जरा भी संभल दी तो मैं उसे यहाँ से शहर के बड़े अस्पताल ले जाता, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डिलीवरी पेन्स हो रहे थे। ऐसे में उसे यहाँ से लेकर निकलना भी खतरे से खाली ना था। एक छोटे से कमरे में फजीलत को बेड पर लिटाया गया था। वो पूरी तरह होश में नहीं थी। मैं उसके सरहाने ही बैठा था और उसका सर दबा रहा था कि जब भी वो खूबसूरत और हसीन नर्स कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखकर पेशावराना अंदाज में मुस्कुराई। इस वक्त तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का निशान भी नहीं था। मैं तो अपनी ही परेशानी में बैठा था। वो मुझसे कहने लगी कि आपको रात भर बाहर रुकना होगा, क्योंकि मरीजा के साथ बकरे को रखना है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है। मैंने नासमझी से उसे देखा तो उसने दोबारा वही बात दोहराई और कहने लगी कि आपकी बीवी के साथ इस कमरे में बकरे को सुलाया जाएगा। आप कमरे से बाहर चले जाएं। मैंने गुस्से में कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, मेरी बीवी की हालत देखें और आपको मजाक सूझ रहा है। किस तरह की बात कर रही हैं आप? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। वो सख्ती से कहने लगी, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं। मुझे आपसे मजाक करके क्या मिलेगा? जितना कहा है वही करें बस। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, वरना अगर हमने यहाँ इसे भी आपकी बीवी को लेकर जाने का कह दिया तो आप क्या करेंगे? अंधेरा हो चुका है, सुबह तक यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? क्या ख्याल है? उसके सख्त लहजे पर जहां मैं खामोश हुआ था, वहीं ये भी सोच रहा था कि वो ठीक ही कह रही है कि अगर ये अस्पताल वाले भी हमें निकाल देते हैं तो हम कहाँ जाते। मगर सोचने की बात यह भी थी कि वो मेरी बीवी के साथ बकरे को सुलाती। ये क्या बात कर रही थी? वो क्यों कर रही थी ऐसी बात? ना ही ये बात समझ में आने वाली थी और ना ही कबूल करने वाली। मुझे सोच में डुबा देखकर उसने 4 कदम मेरी तरफ बढ़ाए और धीरे से कहने लगी, आप फिक्र ना करें, आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपकी बीवी का बहुत अच्छे से इलाज किया जा रहा है और बस ये यहाँ की डॉक्टर का यही हुक्म है और यहाँ इसी तरह इलाज होता है। जितना कहा है आप भी बस खामोशी से वही करें। मैंने हैरत से पूछा कि ये कैसा इलाज है? मेरी बीवी दर्द से तड़प रही है और आप चाहती हैं कि मैं कमरे से निकल जाऊं और ये बगैर समझ रखने के वाला जानवर इस कमरे में मेरी बीवी के साथ सोए। कितनी ही अजीब बात है। क्या ये मेरी बीवी का ख्याल रख सकता है या फिर इसका इलाज कर सकता है? मेरी बात पर नर्स मुस्कुराकर कुछ और मेरे करीब आई और कहने लगी, आप मेरे साथ बाहर चलें, ये सब सवाल सुबह कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएंगे। उस नर्स का मेरे इतने करीब आना और इस अंदाज में बात करना कुछ ऐसा था कि मैं खामोश हो गया था और खामोशी से कमरे से निकल आया था। लेकिन मैं बदस्तूर परेशानी का शिकार था। मैं कमरे के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गया था। वही हसीन और जमील नर्स फिर मेरे पास आई और कहने लगी, सारी रात यहाँ बैठेंगे तो अकड़ जाएंगे, सर्दी बहुत है, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलें। उसकी बात मुझे काफी अजीब लगी थी। वो मुझे अपने कमरे में चलने का क्यों कह रही थी? मैंने सोचा कि मना कर दूं, लेकिन वाकई सर्दी बहुत ज्यादा थी और अगर मैं यहाँ बैठता तो पूरी तरह मेरा खून रगों में जम जाता। मैंने परेशानी से कहा कि और कोई कमरा नहीं है जहां मैं गुजारा कर लूं? वो कहने लगी, आप फिक्र न करें, मेरा कमरा खाली है। मैं तो सारी रात मरीजों को देखती हूँ, लिहाजा
वहाँ रात तक आप रुक सकते हैं। डॉक्टर साहिबा अपने कमरे में जा चुकी हैं। वो अब मेरे बुलाने पर ही आएँगी। आपकी बीवी की देखभाल भी मैं खुद ही करूँगी। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले गई और फिर मेरी तरफ एक गोली बढ़ाते हुए कहने लगी, "आप ये खा लें, कुछ आराम हो जाएगा।" चेहरे पर से ही लग रहा है कि थक रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। मारे परेशानी की आपकी हालत भी बिगड़ चुकी है। मैंने हैरत से उसके हाथ में पकड़ी गोली को देखा और इनकार कर दिया कि मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी कि इस तरह कनपटियाँ दबाने से कुछ नहीं होगा। इस दवा को खाने से सर का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके कहने पर मैंने वो गोली खा ली, वो खुद कमरे से बाहर निकल गई। मुझे ये सारा माहौल बहुत ही पुरस्कार सा लग रहा था। इससे पहले कि मैं दोबारा अपनी बीवी पर नज़र डालता, मुझे ऐसी नींद आई कि मेरे लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मैं कमरे में पड़े बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंखें फौरन ही बंद हो गई और नींद की वादियों में कब उतरा मालूम ही ना हो सका। और जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजानें हो रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठा और मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आया कि मैं कैसे किसी अनजान जगह पर इतनी गहरी नींद सो सकता था, और वो भी अपनी बीवी को इन अस्पताल वालों के रहमो करम पर छोड़कर। मैं फौरन बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला। नर्स मेरी बीवी के कमरे से निकल रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है, आपके पास किसी किस्म का कोई सामान भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ काम करने वाली औरत से कहकर कुछ सामान मंगवा लिया है। बच्चे के कपड़े वगैरह की जरूरत पड़ेगी, और फिर ये इलाका तो वैसे ही बहुत सर्द है। मैंने उससे पूछा कि क्या मेरी बीवी के साथ अभी भी बकरा मौजूद है। वो कहने लगी, हाँ, वो बकरा वहीं रहेगा जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती। एक दफा बच्चा हो जाएगा तो फिर बकरे का काम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मैं अजीब शिशोपंज में पड़ गया कि डॉक्टर की जगह क्या बकरा मेरी बीवी का केस कर रहा है। कैसी अजीबोगरीब समझ ना आने वाली मंतक थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मैं अंदर जाने लगा तो उसने मुझे फिर से रोक लिया और कहने लगी, मर्दों का अंदर दाखिला मना है, डॉक्टर साहिबा बहुत गुस्सा करेंगी, आप यहीं रहें, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो खुद अंदर चली गई और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को मेरे पास लेकर आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको बेटी से नवाजा है, अल्लाह की रहमत आई है आपके घर। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने फौरन से बच्ची को गोद में लिया और फौरन ही अपनी बीवी के बारे में पूछा। तो वो कहने लगी, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, बच्चे में भी बज़ाहिर कोई कमी नहीं है। बाकी चेकअप तो आपके शहर के बड़े अस्पताल से ले जाकर ही करवाने पड़ेंगे, वहाँ बेहतर तरीके से चेकअप हो जाएगा। फिर वो कहने लगी कि जो बकरा रात को आपकी बीवी के साथ था, अब आपको उसे इसी कमरे में ही ज़िबा करना होगा, यही तरीका है। उसने बच्ची को भी मेरी गोद से लिया और मेरी बीवी को भी कमरे में बदलवा दिया। मैं इस कमरे में गया तो वहाँ वही छोटा-सा बकरा बंधा हुआ था। उसे हलाल करने के लिए मुझे सामान दे दिया गया था, लेकिन मेरे हाथ काँप रहे थे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। आज पहली बार इस सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ के चौकीदार के साथ मिलकर बकरा ज़िबा किया, और फिर चौकीदार वो बकरा लेकर न जाने कहाँ चला गया। अभी तक मैं समझ ही नहीं सका था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बीवी की हालत कुछ ठीक हुई तो वो रोने लगी कि मुझे मेरे माँ-बाप के पास ले चलें। मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। उसकी हालत इतनी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो तदफीन में शरीक होना चाहती थी। मैंने डॉक्टर से इजाज़त ली। पहले तो डॉक्टर ने मना किया कि इतना लंबा सफ़र ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर मेरी बीवी की हालत देखते हुए वो राज़ी हो गई। कहने लगी, आप इन्हें ले जाएँ, लेकिन बहुत आराम करवाइएगा। मेरे पास इतना वक़्त नहीं था कि मैं बकरे के बारे में सवाल-जवाब करता, क्योंकि मेरे साले का भी फ़ोन आ रहा था, इसलिए जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ज़ीलत को गाड़ी में बिठाया और बच्ची को उसकी गोद में डालकर खुद गाड़ी चलाने लगा। मैं जितनी तेज़ी से गाड़ी चला सकता था मैंने चलाई थी, और फिर हम फ़ज़ीलत के घर पहुँच गए थे। माँ-बाप के जनाज़े पर जाकर वो खूब रोई थी। वालिदैन की जुदाई उस पर क़यामत बनकर टूटी थी। बहुत मुश्किलों से सब्र करने पर आमादा किया था उसे। कुछ देर बाद तदफ़ीन वग़ैरह के इंतज़ामात मुकम्मल करवा लिए गए। कुछ ही देर में उसके वालिदैन की तदफ़ीन का मरहला मुकम्मल हुआ, तो अपने भाइयों के पास ही रुक गई थी। उसे अभी आराम की बहुत ज़रूरत थी। इतनी बड़ी आज़माइश का सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। मुझे दफ़्तर से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली थी। मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग भी कैंसल की थी, इसलिए मैं वापसी के लिए निकल पड़ा। और फिर अस्पताल का कुछ बिल भी बाकी था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पूरा बिल अदा करता। अस्पताल वाले बहुत अच्छे थे। मेरे पास पैसों की कमी थी और फ़िलवक़्त इतनी बड़ी रकम अदा करने से कासिर था। उन्होंने मेरे वादे का एतबार किया था और मोहलत दे दी थी। मैंने अपने साले से कुछ रकम ली और जब मैं अस्पताल पहुँचा, तो मैंने काउंटर के पर तमाम वो रकम जमा करवा दी, जो बाकी रह गई थी। मुझे पास ही नर्स नज़र आई, तो मैंने उसे पुकारा। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ चली आई। शायद वो जानती थी कि मैं उसे क्यों बुला रहा हूँ। और फिर उसने मुझे एक ऐसा राज बताया कि क्या ही इंकिशाफ हुआ। मैं दंग रह गया। सारे उलझे धागे सुलझ गए थे। उसने बताया कि उसका और डॉक्टर का ताल्लुक कैलाश से है। वो दोनों कैलाशी हैं, वहीं से ताल्लुक रखती हैं, और कैलाशियों में ये रस्म होती है कि औरत को दर्द ज़दा के वक्त एक बकरे के साथ रखा जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त में औरत नापाक हो जाती है, और हमारे पास नापाक औरतों को लेकर बहुत एहतियात की जाती है। कोई बेहतियाती काबिल कबूल नहीं होती, इसलिए हम दोनों भी यहाँ बहुत एहतियात करते हैं। जिस बकरे को आपकी बीवी के पास रखा गया था, उस बकरे को भी सुबह ही आपसे हलाल करवा दिया गया, क्योंकि हम कैलाशियों में ये बात मानी जाती है कि बकरा अगर इस जगह हलाल कर दिया जाए जहाँ नापाक औरत हो, तो
वो जगह पाक हो जाती है। इसकी बात सुनकर जहाँ मैं हैरान हुआ था, वहीं अब मुझे समझ आया था कि वो इस कदर हसीन और जमील क्यों लग रही थी। वो तो कैलाश का हुस्न था और पहाड़ी हुस्न इतना ही खूबसूरत होता है। उसका लबो लहजा और अंदाज भी काफी मुख्तलिफ था। उसका हुस्न आंखों को खीरा कर देने वाला था। उसकी बात सुनकर जहाँ मैं हैरान हुआ था, वहीं मुझे हंसी भी आई थी, क्योंकि बकरे का बिल भी उन्होंने मेरे ही बिल में लगा दिया था और इसी वजह से अच्छा खासा बिल बन गया था। खैर, जो कुछ भी था, मुश्किल वक्त में इस डॉक्टर और नर्स ने मेरी बहुत मदद की थी। आधे पैसों में मेरी बीवी का पूरा इलाज करके हमें रुखसत होने की इजाज़त भी दे दी थी। आज के दौर में कौन किसी पर इतना एतबार करता है। मैंने दिल से उस नर्स का शुक्रिया अदा किया। मैं वापसी के लिए निकलने लगा तो उसने मुझे आवाज़ देकर पुकारा और कहने लगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने इस रात जानबूझकर आपको नींद की गोली दी थी, ताकि आप कुछ देर आराम कर सकें। अब अपनी बीवी और बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए मुझे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा, इस पर माजरत की कोई बात नहीं। आपने तो मेरे भले के लिए ही ये सब कुछ किया। आपका शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर मैंने रुखसत ली और वापसी के रास्ते पर निकल आया। मेरी बीवी के माँ-बाप गुज़र गए थे, मेरी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी, बहुत कुछ बदल गया था। लेकिन आज भी वो मुझे दोनों कैलाशी औरतें याद हैं, जिनमें से एक नर्स और एक डॉक्टर थी। वो दोनों बेलौस होकर लोगों की खिदमत कर रही थी। ना इन्हें ये याद था कि वो किस इलाके से हैं और ना ही उन्हें रंगो नस्ल ज़ात-पात का फ़र्क रखा था कोई। किसी बात का फ़र्क नहीं रखा गया था। यही पाकिस्तान की पहचान है कि यहाँ बुरे वक़्त में हर कोई दूसरे की मदद करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। क्या आप लोगों ने कैलाशी लोगों के बारे में सुन रखा है? क्या आप जानते हैं कि वहाँ औरत की नापाकी को लेकर किस किस्म के रिवाज हैं? अगर नहीं तो ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। ऐसी दिलचस्प बातें आपके सामने आएँगी कि आप खुद दंग रह जाएँगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि कैलाश में किस तरह इन सारे मामलात को देखा जाता है। नापाकी को पाकी की हालत में लाने के लिए कौन-कौन से अनोखे तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये सब कुछ जानकर आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी।